नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद शुरू हुई सियासत की, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार का वो फैसला पलट दिया जिसमें सरकार ने प्रधानों से वित्तीय अधिकार वापस ले लिए थे। सरकार ने प्रधानों को फिर से वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। और ऐसे में आज सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव निरस्त होने से मुसीबत में सरकार आ गई है? प्रधानों के हक में फैसला संयोग है या कोई प्रयोग किया जा रहा है? और कहीं नाराजगी का डर तो सरकार के अंदर नहीं था। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया है। 12 दिन बाद ही उन्होंने सरकार का वो फैसला पलट दिया जिसके तहत सरकार द्वारा प्रधानों से वित्तीय अधिकार छीन लिए गए थे। अपने अधिकार छीने जाने के बाद से प्रधान लगातार सरकार से खफा थे। पहले सीएम ने प्रधानों से बातचीत में क्या कहा है वो सुनिए, फिर इसके सियासी मायने पर बात करेंगे। अभी बीच में प्रशासकीय अधिकार आपसे वापस ले लिए गए थे। आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। सरपंच पंचायत के स्तर पर सरपंच प्लस पंच मतलब प्रशासकीय समिति, जनपद के स्तर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष प्लस जनपद पंचायत के सदस्य। सीएम ने प्रधानों से उनके वापस लिए अधिकार लौटाने के लिए गांव के विकास और कोरोना महामारी को कारण बताया है, लेकिन सरकार के इस फैसले को 2023 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हुए थे। अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश की गई है जो वित्तीय अधिकार छीने जाने पर बीजेपी सरकार से खफा चल रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकते थे। प्रदेश भर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या बीजेपी समर्थकों की है, इसलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कहीं न कहीं अनिश्चय वाली सरकार, अनिर्णय वाली सरकार के रूप में सामने आ रही, कंफ्यूजन वाली सरकार के रूप में सामने आ रही। पहले एक दिन निर्णय लिया जाता है, अगले दिन उसको बदल दिया जाता है, फिर लिया जाता है, फिर बदल दिया जाता है। इस तरह के कई वाकये सामने आ चुके हैं। रजा मुराद को लेकर भी हमने देखा कि पहले उनको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, बाद में उस निर्णय को पलट दिया जाता है। बहरहाल नाराज चल रहे प्रधानों को सरकार मनाने में कामयाब होती दिख रही है। उन्हें वो वित्तीय अधिकार वापस लौटा दिए गए जो पहले इसी सरकार ने छीन लिया था। ऐसे में इस पर सियासत तो होनी ही थी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह की चूक करना नहीं चाहती। यही वजह है मुख्यमंत्री को जैसे ही प्रधानों के नाराजगी की भनक लगी, उन्होंने अपने ही सरकार का फैसला पलट दिया। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे ही। दुविधा में क्यों है सर सरकार? लोकेंद्र जी, सरकार तो सुविधा में है, दुविधा में नहीं है। सुविधा की सरकार है, जन सुविधा की सरकार है। जनता की सुविधाओं के लिए क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं इसको लेकर न कभी पहले दुविधा थी ना अब दुविधा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां कोरोना की तीसरी लहर की मध्य प्रदेश में, ऐसे में लोकेंद्र जी आवश्यक था कि ये जो त्रिस्तरीय जनपद की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, इनके वित्तीय अधिकारों को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए उनको अधिकार प्रदान किए जाएं। पहले जब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रचलन में थी तो आचार संहिता और बाकी जो विषय थे जिनके चलते ये अधिकार वापस किए गए थे, पर अब जब वो अधिकार नंबर 1 पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अभी स्थगित है। कांग्रेस की कृपा से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपन्न करा रही थी, पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दौड़ के चलते आज जो प्रक्रिया लंबित है, विलंबित है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब शायद अगली सुनवाई परसों ने बुधवार को एक विषय।
और दूसरा, जब जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की, ये तो मोदी जी के कोरोना वैक्सीनेशन को साधुवाद धन्यवाद की पूरे देश में अस्पतालों पे सिर्फ मात्र 4% लोग गए, बाकी होम आइसोलेशन में भी 3-4 दिन लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसी गाइडलाइन है। तो इन सब परिस्थितियों में लोकेंद्र जी आवश्यक था कि लगभग 3.25 लाख ऐसे लोग जो पंच सरपंच के तौर पर काम कर रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में क्राइसिस मैनेजमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड नियंत्रण, इन सारी चीजों के लिए इन सबको अधिकार देने की महती आवश्यकता इस समय सरकार को अनुभव लगी। तो पंकज जी, ये माना जाए कि भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हो जाए, अगले 1-1.5 महीने में ये लहर वापस सामान्य हो जाए, कोविड के केस कम हो जाए, तो फिर से इनके अधिकार छिनेंगे। देखिए लोकेंद्र जी, ये तो समय पर सरकार विमर्श करेगी। अभी वर्तमान समय काल और परिस्थिति के अनुरूप ये आवश्यकता थी कि इन पंच सरपंचों को उनके अधिकार वापस प्रदान किए जाएं, ताकि पंचायत के स्तर पर, जनपद के स्तर पर, जिले के स्तर पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो कोरोना से लड़ने में सक्षमता के साथ काम कर सके। और अभी सरकार का पहला उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के संकट से जनता को असुविधा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ना पहले दुविधा में होती थी, ना अब दुविधा में है। सिर्फ जन सुविधा के लिए क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, उस श्रेष्ठ को कैसे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। और मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो इसके पक्ष में थी जब हमने पहले अधिकार किया, और यदि आचार संहिता के चलते अधिकार विड्रॉ हुए तब कांग्रेस ने कहा अरे ये विड्रॉ कैसे कर लिए। आज जब अधिकार दिए तो फिर कांग्रेस विरोध में है क्या? हम तो अपनी जीत बता रहे हैं ना इसको, वो तो अपनी जीत बता रहे हैं, कहते हैं हमारा ही प्रेशर था जिसकी वजह से देने पड़े। ठीक है, कांग्रेस यदि इसको जीत मानती है तो ठीक है, हम तो इसको जनता की सुविधाओं के लिए जो श्रेष्ठ कर सकते हैं उसकी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। और कांग्रेस यदि इसको जीत समझती है तो कांग्रेस ऐसी जीतती रहे, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यानी भारतीय जनता पार्टी का लोकेंद्र जी लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि जो जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ हम कर सकते हैं उस दिशा में हम कार्य करेंगे। क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं, कैसे बेहतर काम किया जा सकता है। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं आपसे कि कोरोना का प्रबंधन, नियंत्रण, जागृति ये महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इन सबको अधिकार देने की आवश्यकता थी। और मैं फिर साधुवाद दूंगा देश के निःशुल्क टीकाकरण अभियान को, जहां 150 करोड़ डोज लग चुके हैं और इसीलिए लोग हैरान परेशान। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। राम पांडे जी, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कंफ्यूज है, दुविधा में है। पंकज जी तो कह रहे हैं सरकार तो सुविधा में और सबकी सुविधा के लिए काम भी कर रही है। काम नहीं कर रही है, राजनीति कर रही है। काम कर रही होती तो ये निर्णय बार बार नहीं बदलना पड़ते। क्या 4 जनवरी को कोरोना नहीं था? क्या 5 जनवरी को कोरोना नहीं था? 4 जनवरी को आप वित्तीय अधिकार देते हैं, 4 जनवरी 2022 को, और 5 जनवरी 2022 को वित्तीय अधिकार वापस ले लेते हैं और फिर 17 जनवरी 2022 को वित्तीय अधिकार आप उनको वापस फिर देते हैं। तो ये काम से मतलब नहीं है, इनको कोरोना से मतलब नहीं है, इनको राजनीति करने से मतलब है। आप देखिए पंचायत चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने 2014 के परसीमन रोटेशन आरक्षण के हिसाब से ये चुनाव करवा रहे थे, जबकि 2019 में कमलनाथ सरकार ने नया परसीमन, नया रोटेशन, नया आरक्षण कर दिया था, जो कि हर 5 साल में करना होता है। तो इन्होंने कमलनाथ सरकार जो काम कंप्लीट करके गई थी उसके मुताबिक इन्होंने चुनाव नहीं कराए, सारा काम कर दिया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। तो अब ये कहते हैं कि कोर्ट में कांग्रेस चली गई। सारा काम हो गया, बस मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। पंकज जी को बहुत समय दिया था आपने, कृपया मुझे भी समय दीजिए। मैंने उनको भी क्रॉस किया और मैं ये जानना चाह रहा था तो आपसे। कोर्ट हमारी कहां सुनती है? विधायक बेंगलोर में बंद थे जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब विधायक जब बेंगलोर में बंद थे, ये जो हमने कोर्ट से कहा आप लोगों को कि हमें अपने विधायकों से मिलने दीजिए। केवल एक लाइन से बात पूरी नहीं होती है। पंकज जी को आपने पूरा मौका दिया बोलने का, मेरा आपसे निवेदन है ये जानना कि मुझे भी पूरा सियासत क्यों नजर आ रही है आपको बात करने का। जो हमारा देश चलता है, सियासत भारतीय जनता पार्टी के खून में है। बगैर सियासत के वो एक कदम नहीं चलती है। यदि काम करती तो हमारे प्रदेश में महंगाई इतनी नहीं होती, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता यदि काम करती तो।
यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो बेरोजगारी इतनी नहीं होती, 34 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार नहीं होते। यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं होता। यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो देश में और प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है इतनी महंगाई नहीं होती। यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो नर्मदा और गंगा में लाशें नहीं तैरती। आज ये यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। थोड़ा सा यदि भारतीय जनता पार्टी काम करती तो इंजेक्शनों की कमी नहीं होती। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, थोड़ी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में 24 घंटे केवल राजनीति रहती है। चैतन्य भट्ट जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो फैसला लिया गया फिर पलटा गया, इसमें क्या कोरोना एक वजह आपको नजर आती है? क्योंकि ये बात लॉजिकल है कांग्रेस पार्टी की कि तीसरी लहर की तो शुरुआत हो चुकी थी साल के शुरू में ही। देखिए लोकेंद्र जी, दिक्कत क्या है कि दो जो निर्णय हैं वो गले की फांस बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहला तो जो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला है जी, वो वास्तव में उनके गले की हड्डी बन गई है। वो 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन उसमें रोटेशन का उन्होंने प्रयोग उसको नहीं माना रोटेशन को, और 2014 के हिसाब से रोटेशन और परिसीमन के आधार पे उन्होंने चुनाव की बात की, जिसको लेकर कोर्ट गए लोग। उसके बाद में अंत में ये हुआ कि उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा। दूसरा मुद्दा ये था कि जो अभी पंच सरपंचों के वित्तीय अधिकारों की बात थी, तो अभी 10-15 दिन पहले तो उनके वित्तीय अधिकार छीने गए थे। उसके बाद जब 17 जनवरी को या आज उनके वापस किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आगामी जो उनकी नाराजगी है, देखिए पहले तो वैसे भी वो ओबीसी आरक्षण को लेके बहुत नाराज हैं, और जो ओबीसी महासभा ने भोपाल में आंदोलन किया था और उसमें जैसा उनका आरोप है कि उनके आंदोलन को कुचला गया, उनको जंगल में छोड़ दिया गया, और उनके जो एक प्रमुख सबसे बड़े नेता हैं लोकेंद्र गुर्जर, उनने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि इनने हमको, शिवराज सिंह सरकार की पुलिस ने हमको अगर भोपाल से खदेड़ा है तो हम इनके लोगों को गांव से खदेड़ देंगे। तो ये सारे दोनों तरफ की नाराजगी है। तो सरपंचों की नाराजगी, गाँव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे उनकी नाराजगी को, शिवराज सिंह में एक खासियत तो है कि वो किसी भी चीज की नाराजगी को बहुत जल्दी भांप लेते और फिर उसका क्या रिपरकेशन होगा इसको भी बेहतर ढंग से समझते हैं और तत्काल उस पर निर्णय लेते हैं। तो ये जो सरपंचों का और वित्तीय अधिकार वापस देने की बात है, ये 100% आप मानिए कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया फैसला है, क्योंकि प्रधान लोग कल मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उनकी नाराजगी भी अफसरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी कि अगर वित्तीय अधिकार नहीं होंगे तो जो उनका काम होता है, विकास का काम होता है और दीगर भी काम होते हैं, वो रुक जाएंगे। दूसरा, कोरोना का जहां तक मसला है, तो कोरोना तो अभी काफी लंबे समय से चल ही रहा है, तो कोरोना कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रही थी, उसको सबसाइड करने का एक तरीका मुख्यमंत्री जी ने निकाला है और उनको फिर से वापस उनके अधिकार दे दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इससे एक चीज और समझ आती है क्या चैतन्य भट्ट जी, क्योंकि आज ऐसा लगा जब संवाद हो रहा था इन जनप्रतिनिधियों से, तो ऐसा लगा कि चुनाव को शायद सरकार भी भांप रही है कि बहुत जल्दी होने वाले नहीं। देखिए चुनाव तो अभी, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट में मसला फंसा हुआ है। आज सुनवाई थी, उसको उन्होंने टाल दिया, अब 19 तारीख को सुनवाई होगी। तो वो तो पूरा जो निर्णय है वो तो पूरा सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय देता है। 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये किसी सरकार के हाथ में तो है नहीं कि ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के आधार पे है। और सरकार के हाथ में तो है ना, सरकार अगर ओबीसी आरक्षण को कम कर चुनाव कराना चाहे तो क्या दिक्कत है? नहीं तो देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो गले की फांस बन गई ना। कई बार ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जिनको पलटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके अधिकार क्षेत्र में जो चीज नहीं थी उसकी घोषणा आपने कर दी, 27% आरक्षण देना सरकार के हाथ में नहीं है। आप किसी को नौकरी दे सकते हो, आप किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो, आप किसी को 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए दे सकते हो, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन आरक्षण का मसला तो ये है कि वो तो संविधान के आधार पर तय होता है। और दूसरा, फिर सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं देंगे, तो उसमें 27% आरक्षण में बहुत से तकनीकी पहलू थे। तो इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि जब तक 27% का कोई निर्णय न हो जाए स्पष्ट रूप से, तब तक वो चुनाव नहीं करवाएगी। और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक इस तरह के विवाद चलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सरपंचों के और पंचों के जो वित्तीय अधिकार हैं
उनको वापस कर दिया जाए ताकि उनकी नाराजगी किसी हद तक तो दूर हो सके। पंकज जी, आप कह रहे थे कि कोविड की वजह से फैसला लिया गया। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राम पांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि कोविड तो जनवरी में ही शुरू हो गया था, पहली तारीख से ही, बल्कि दिसंबर के अंततः हमें पता चल गया था दिल्ली महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक लॉजिक समझ नहीं आता, और पिछले 2 साल से कोविड चल ही रहा है। तो लॉजिक कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझा देता हूं कांग्रेस के लॉजिक की। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोविड की आहट देश भर में दिसंबर से प्रारंभ हो गई थी, निश्चित तौर पर प्रारंभ हो गई थी। पर मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में था कि जहां कोविड का संक्रमण बहुत तीव्रता के साथ नहीं था, और तीसरी लहर को लेकर सरकार सजग और सतर्क थी। और इसलिए आज भी लोकेश जी, मध्य प्रदेश में प्रथम डोज का 96% टीकाकरण, दूसरी डोज का 92% टीकाकरण, बाकी लोग प्रवास पर हैं, यानी मध्य प्रदेश से बाहर हैं। और यही कारण फिर आग्रह करूंगा कि निःशुल्क टीकाकरण अभियान ने देश भर में राहत दी है कि पूरे देश में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में, उनमें भी 1-1.5-2% लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से आईसीयू में एडमिट है। पिछली सेकंड लहर की तुलना में तो वैक्सीनेशन का कमाल है। दूसरा, जो आज की परिस्थिति है, वो परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 केस प्रतिदिन है, और सरकार की और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्याप्त ना हो, क्योंकि शहर में तुलनात्मक रूप से नियंत्रण संभव है, पर ग्रामीण क्षेत्र में जहां क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, वहां यदि चीजें अनियंत्रित होंगी तो संभालना कठिन होगा। तो ये तो दिसंबर में नहीं था, ये 4 जनवरी को भी नहीं था, ये 5 जनवरी को भी नहीं था। अभी जो रिसेंट जो प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अब हमको नियंत्रण करना है। जैसी जागृति शहरी क्षेत्र में वैसी ग्रामीण क्षेत्र में करना है, और उसके लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका आवश्यक है, जो पंच सरपंच के तौर पर काम करते हैं, जो जनपद में काम करते हैं, जो जिला पंचायत में काम करते हैं, उनकी भूमिका आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखती है, पर ये सरकार की वो नीति है जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाएगी। और अब प्रत्यक्ष तौर पर पूरा मध्य प्रदेश यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त हो जाता, इसमें तो एक तरीके से फायदा बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो उम्मीदवार हैं वो आपके समर्थित ज्यादा हैं, आपने उनको अधिकार दे दिए, चुनाव का कुछ अता पता है नहीं कि ये कब तक अटके रहेंगे। यानी कि आप लोगों के लिए तो इसमें राहत की खबर है कि नाराजगी भी नहीं होगी, और चुनाव का हम मसला अटका कर रखेंगे कोर्ट में, क्योंकि उसका सरकार के हाथ में कुछ है नहीं कि वहां से अप्रूवल मिले, 27% का ना मिले। लोकेश जी, 2 विषय है। पहला विषय तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ, तो ये मध्य प्रदेश की आम जनता के लाभ की नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लाभ की बात नहीं करी। हम तो जनता के लाभ की बात करते हैं, और फिर जनता को लगता है कि जनता का लाभ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो समर्थित है, उनमें नहीं है। सर सुन तो लीजिए आप, मैंने आपसे क्या कहा कि यदि जनता का लाभ होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भला जाता है। लाभ का विरोधी भला है, तो हम तो जनता के लाभ की काम करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भला होता है, वो निश्चित तौर पर है। तो लेकिन क्या इस आधार पर हम ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दें कोरोना के हवाले? हम इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग क्या सोचेंगे, हमें उसकी कांग्रेस की चिंता है नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस वो कांग्रेस है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट लोकेंद्र जी नहीं जाते, हाई कोर्ट नहीं जाते, वहां गबली केस की बात नहीं करते, तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण था, चुनाव होते। चेतन जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, पर देश में शिक्षा के क्षेत्र में और सेवा के यानी नौकरी के क्षेत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण है। 8 लाख की क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए लगी है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है, तो प्रावधान है। और हम आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जब हम सरकार ने 2 प्रक्रिया प्रारंभ कर दी लोकेंद्र जी सरकार की, इससे परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जो सरकार का दायित्व है, और ओबीसी की गिनती, क्योंकि ये कमलनाथ जी की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, हाईकोर्ट में इनका हलफनामा है, जब पिछले लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात करी, 27% ओबीसी आबादी है। यह हाईकोर्ट में जब इनकी सरकार का फैसला होता है लोकेंद्र जी, तो इनकी तरफ से जब हाईकोर्ट स्टे देता है, तो इनकी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, क्योंकि तब भी जानते थे कि ये ओबीसी आरक्षण की बात लोकसभा चुनाव में लाभ के लिए कर रहे हैं। और जब लोकसभा चुनाव में ये औंधे मुंह धराशायी हुए देश भर में, तो इन्होंने फिर उस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने बात करी, आप लोग तो उनमें से थे ना सर, जो कांग्रेस पार्टी से आए, आप लोगों ने बताया नहीं कि जल्द से जल्द आबादी का हमें निर्धारण कर लेना चाहिए, इसके लिए काम, वो अब शुरू हुआ है सर, जब मामला अटक गया तब जो आयोग है वो सक्रिय हो गए हैं। जी, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचा ना, आप ये कह रहे हैं कि हम जो उनकी आबादी है उसके डेटा को रखेंगे जाकर, तो वो सब काम पहले क्यों नहीं हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट में तो आप कांग्रेस लेके ना, पहले तो मामला था ही नहीं ना, पहले तो हम तो 27% आरक्षण का चुनाव सर, और मामलों को लेकर तो अटका हुआ है ना, और मामलों को लेकर तो पहले ही अटका हुआ है ओबीसी का मसला। जब से कांग्रेस पार्टी ने किया तब से ही अटका हुआ है ना सर, वो 3 चीजों को लेकर।
सर प्रक्रिया तो समझिए, 3 चीजों को लेकर मामला अटका हुआ है, पर उन 3 प्रकरणों को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में 27% ओबीसी आरक्षण का आदेश जारी हो चुका है और प्रक्रिया पालन में है। आपको पता है वो भी कभी भी अटक सकता है, उस पर भी याचिका लगेगी, वो भी अटकेगा। नहीं अटके। लोकेश जी आप सर मैंने तमाम विद्वानों से बात की, आप चुनाव करा लेते 27% आरक्षण से, उसमें भी अगर याचिका लग जाती तो वो नल एंड वॉइड हो जाता। आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को थोड़ी क्रॉस कर सकते हैं। लोकेश जी क्यों अटकाना चाहते हैं चुनाव प्रक्रिया को? सर हम अच्छा बोल तो सकते हैं कम से कम, सर क्यों अटकाना चाहते हैं उसको? सर होने दिए ना 27% है सर। आप क्यों कांग्रेस जैसा सोच रहे हैं सर कि ओबीसी आरक्षण ये बात निकलकर सामने आई है सर कि अगर वो जाएगा केस तो अटकेगा ही, वो कांग्रेस पार्टी लेकर जाए कोई और लेकर जाए। हाँ लोकेश जी मुझे नहीं पता आपने किन विद्वानों से बात करी है, पर देश में सरकार के पक्ष में और भी बहुत सारे, मतलब मैं आपकी विद्वत्ता पर प्रश्न नहीं कर रहा, आप सम्मान करता हूं, आप विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि जिन सारे विषयों पर आप विमर्श कर रहे हैं, ऐसे चिंतन मंथन, मैं उम्मीद करता हूं सर जैसे हरियाणा में आरक्षण मिला, जैसे राजस्थान में आरक्षण मिला, आप भी ओबीसी के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कई सालों तक चुनाव करा लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी प्रदेश की। वहां भी उलझा ना जाटों का, गुज्जरों का मसला कितने सालों से उलझा। आप तो लोकेश जी ये कांग्रेस से पूछिए कि कमलनाथ जी ने जुलाई 2019 में परिसीमन आरक्षण कराया और कोरोना की पहली लहर आई मार्च 2020 में, तो लगभग 9 महीने तक कौन सी भांग खाकर सो रही थी सरकार कांग्रेस पार्टी की? क्यों चुनाव नहीं कर रही? राम पांडे जी बोलिए सर, 1 मिनट है, काफी सारे आरोप लगे हैं आप पर। जी पंकज जी के लिए 10 मिनट और मेरे लिए 1 मिनट। सर बोल लीजिए। पंचायती राज कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, 50% रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था। 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने 14% से 27% किया था। 15 साल तक शिवराज जी की सरकार रही, इन्होंने 27% को 14% कर दिया। कमलनाथ जी की सरकार आई, 14 से फिर ओबीसी आरक्षण 27% किया। उसके बाद ये शिवराज जी 2 साल से सो रहे हैं, ये परिसीमन आरक्षण रोटेशन को विधिवत रूप से न बना सके, न लागू कर सके, न उसके हिसाब से ये चुनाव करा सके। और ये कहते हैं कि कोर्ट हमारे हिसाब से चलता है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कारण ये डिसीजन बदला है। यदि कोर्ट हमारे हिसाब से चलता तो आज कमलनाथ सरकार होती। बेंगलोर में जब विधायक बनते, कमलनाथ जी ने कहा था कोर्ट से कि हमें विधायकों से मिलने दिया जाए, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। कमलनाथ जी ने कहा था कि जो बेंगलोर में विधायक बंद है वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने आकर इस्तीफा दें। कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो हमारा इस्तीफा लेकर आए थे। कमलनाथ जी ने कहा था कि जो विधायक है वो विधानसभा में उपस्थित रहे जब बहुमत साबित किया जाए। कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी तो कोर्ट कांग्रेस के कहने से ग्रामीण इलाकों में कोरोना ना फैले। समय इतना ही है और वहां के जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिलते हैं तो बेहतर है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।